नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। लाओस के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश रवाना। लाओस में पीएम का ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में संबोधन। मुक्त, समावेशी, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत पर दिया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लाओस के प्रधानमंत्री सोनेक्से सिफानदोन की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच 6 समझौतों का आदान प्रदान। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के पीएम और अमेरिकी विदेश मंत्री से भी की मुलाकात। दिल्ली के बजट घाटे पर भाजपा का अरविंद केजरीवाल पर हमला। दिल्ली की अर्थव्यवस्था के विध्वंस के लिए बताया दिल्ली की आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार। बांग्लादेश में सतखीरा के जेशोरेश्वरी मंदिर से देवी का मुकुट चोरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था यह भेंट। भारत ने जताई चिंता। बांग्लादेश सरकार से जांच कर कार्रवाई करने का किया आग्रह। और आस्था और हर्षोल्लास के साथ देश भर में मनाई जा रही है महानवमी। मंदिरों में लगा भक्तजनों का तांता। तो ये थी इस समय की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से और सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री के लाओस दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओ पीडीआर में 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने उल्लेख किया कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी उसकी एक्ट ईस्ट नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने ग्लोबल साउथ में संघर्षों के गंभीर प्रभाव का उल्लेख किया और कहा कि दुनिया में संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित संवाद और कूटनीतिक मार्ग अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि युद्ध के मैदान में इनका कोई समाधान नहीं है। 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तारवाद की बजाय विकासवाद के दृष्टिकोण को अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि दक्षिण चीन सागर की शांति, सुरक्षा और स्थिरता पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र के हित में है। उन्होंने अंक्लोज यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के तहत समुद्री गतिविधियां संचालित किए जाने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि सभी देशों के लिए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और एयर स्पेस सुनिश्चित करना जरूरी है। पीएम ने इसके लिए एक प्रभावी आचार संहिता की वकालत भी की। उन्होंने कहा कि देशों की विदेश नीति पर अंकुश नहीं लगाया जाना चाहिए। Prime Minister underlined the severe impact of these conflicts on countries of the global south and also highlighted that path of dialogue and diplomacy based on a humanitarian approach is the only way forward, and that he reiterated that there was no solution that can be found on the battlefield. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा आसियान की एकता और केंद्रीयता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत के हिंद प्रशांत विजन और क्वाड के सहयोग के केंद्र में भी आसियान है। भारत के इंडो पैसिफिक महासागरों की पहल और इंडो पैसिफिक पर एशियाई आउटलुक के बीच गहरी समानताएं हैं। उन्होंने माना कि एक मुक्त, खुले, समावेशी, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति और प्रगति काफी महत्वपूर्ण है। Prime Minister also emphasized that Myanmar should be engaged. Myanmar should not be isolated, and that it is important to restore democracy in Myanmar, and that all countries should work together to achieve this. शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियंगचान में लाओ पीडीआर के प्रधानमंत्री सोनसाई सिफोनदोन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों जैसे विकास साझेदारी, क्षमता निर्माण, आपदा प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, विरासतों के जीर्णोद्धार, आर्थिक संबंध, रक्षा सहयोग और लोगों के बीच संबंधों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री सिफोनदोन ने तूफान यागी के बाद लाओ पीडीआर को भारत द्वारा प्रदान की गई बाढ़ राहत सहायता के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। वार्ता के बाद दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, प्रसारण, सीमा शुल्क सहयोग और मेकांग गंगा सहयोग के तहत 3 त्वरित प्रभावी परियोजनाओं के क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया गया। 6 MOUs were signed, one on defense cooperation, under on customs facilitation,
one on audiovisual cooperation, and 3 memorandums of understanding on quick impact projects, which were especially significant because they contribute towards the conservation of our common heritage. One is on the puppet theatre in Lao PDR. That is based on the Ramayana. Then another one of them is on the restoration work in one of the monasteries and temples here in Lao PDR, which has murals from the Ramayana, and a third on Lao Ramayana theatre. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओ पीडीआर के राष्ट्रपति थोंगलून सिसोउलिथ से भी मुलाकात की। उन्होंने भारत और लाओस के संबंध को मजबूत बनाने में राष्ट्रपति थोंगलून सिसोउलिथ की भूमिका का उल्लेख किया। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन से भी मुलाकात की। उन्होंने तूफान मिल्टन के कारण हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया। पीएम ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री पी शिनावात्रा से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने थाईलैंड को भारत का एक बहुत ही मूल्यवान मित्र बताया। पीएम ने कहा कि बातचीत दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को बेहतर बनाने और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा दिए जाने पर केंद्रित रही। पीएम ने कहा कि दोनों देश रक्षा, शिपिंग, डिजिटल नवाचार और अन्य क्षेत्रों में भी बहुत संभावनाएं देखते हैं। अपनी लाओस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वियनचियन में 30 घंटे से भी कम का वक्त गुजारा और इस बीच उन्होंने 2 शिखर सम्मेलनों और 4 द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लिया। भारत आसियान समिट के दौरान उन्होंने स्पष्ट तौर पर भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के 10 साल पूरा होने के अवसर पर भारत और आसियान के लिए 10 सूत्रीय कार्यक्रम दिए, जिनको लंबे समय तक याद रखा जाएगा। बात अगर ईस्ट एशिया समिट की करें तो उन्होंने चीन को बहुत स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि ये समय विस्तारवादी नहीं बल्कि विकासवादी नीतियों का है और पूरी दुनिया के लिए सिर्फ एक ही संदेश था कि अगर दुनिया को समृद्धि और विकास के रास्ते पर लेके जाना है तो समाधान युद्ध नहीं बल्कि शांति है। कैमरामैन मोहित जोशी और सहयोगी मेघना देव के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, लाओ पीडीआर। तो काफी पावर पैक्ड प्रोग्राम रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उन्होंने लाओस दौरे पर आसियान के प्रमुख नेताओं सहित अन्य देशों के प्रमुखों को भारतीय शिल्प कला के उपहार भेंट किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को लैंप का जोड़ा भेंट किया। यह कोई साधारण लैंप नहीं है बल्कि चांदी की बनी हुई है। इसे महाराष्ट्र के कारीगरों ने बनाया है। कह सकते हैं कि यह लैंप का जोड़ा महाराष्ट्र के कारीगर की विरासत की सुंदरता को प्रदर्शित करता है। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा को मोर की एक मूर्ति गिफ्ट दी। इस पर सिल्वर नक्काशी का काम हुआ है। यह नक्काशी पश्चिम बंगाल के कारीगरों की प्रतिभा को दर्शाता है। इसके अलावा पीएम मोदी ने थाईलैंड की पीएम पेंटोगटान शिनावात्रा को लद्दाख की जटिल पोर नक्काशी वाली रंगीन और कम ऊंचाई वाली लकड़ी की मेज भेंट की। लाओस के प्रधानमंत्री सोनेक्से सिफांडोन की पत्नी वंडारा सिफांडोन को पीएम मोदी ने खास उपहार दिया। उन्होंने साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस के पीएम सोनेक्स सिफांडोन को कदम वुड रंग की बुद्ध की प्रतिमा भी भेंट की। पीएम मोदी ने लाओस के राष्ट्रपति थोंगलून सिसोलिथ की पत्नी को सदेली बॉक्स भेंट की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस के राष्ट्रपति थोंगलून सिसोलिथ को तमिलनाडु से उत्पन्न जटिल मीना यानी तामचीनी कार्य से सजी एक पुरानी पीतल की बुद्ध की प्रतिमा भेंट की। और अब अगली खबर, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुकना कैंट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2024 के सेना कमांडरों के सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने सुकना पश्चिम बंगाल 33 कोर मुख्यालय से सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान रक्षा मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में सेना प्रमुख, उप सेना प्रमुख और सभी सेना कमांडर उपस्थित रहे। खराब मौसम के चलते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए गैंगटोक नहीं पहुंच सके।
और अब बात हरियाणा की राजनीति की। हरियाणा चुनावों में भाजपा ने शानदार जीत हासिल की है तो नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में होना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी की जिम्मेदारी करनाल के पूर्व सांसद संजय भाटिया को सौंपी गई है, जिसको लेकर संजय भाटिया अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। बता दें कि शपथ ग्रहण की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। और हरियाणा चुनाव में भाजपा की जीत, नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होने वाले हैं। और इस बीच हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा की मंडियों का दौरा किया। नायब सिंह सैनी किसानों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमारे सभी नवनियुक्त विधायक मंडियों का दौरा कर रहे हैं। अभी तक हमारी हरियाणा की मंडियों में जो खरीदारी हुई है वो 5 लाख मीट्रिक टन है। सभी नवनियुक्त विधायक सभी मंडियों के अंदर हैं। किसान को किसी प्रकार की समस्या या दिक्कत ना रहे। मैं स्वयं पीपली मंडी में हूं। किसानों को दिक्कत समस्या नहीं आनी चाहिए। अभी तक हरियाणा प्रदेश की जो मंडियां हैं उसके अंदर हमारा जो परचेज हुआ है लगभग 5 लाख मीट्रिक टन हमने यहाँ पर परचेज किया है। अगली खबर जो कि दिल्ली से जुड़ी हुई है और बड़ी खबर है। 31 साल में पहली बार दिल्ली सरकार 7,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। इस साल उसके पास अपने प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं है। दिल्ली सरकार के वित्त विभाग द्वारा मुख्यमंत्री आतिशी को राजकोषीय घाटे की जानकारी दे दी गई है। तो दिल्ली सरकार ने राज्य की कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता की, जिसमें बताया गया कि विधायक फंड को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष कर दिया गया है। प्रेस वार्ता में आतिशी और सौरभ भारद्वाज राजकोषीय घाटे के सवालों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। दोनों की तरफ से दावे किए गए हैं कि दिल्ली सरकार के पास पर्याप्त रेवेन्यू है और दिल्ली सरकार अपनी सभी योजनाएं जारी रखेगी। लेकिन भाजपा की नेता बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी सरकार पर पहली बार दिल्ली के 7,000 करोड़ रुपए के बजट घाटे को लेकर निशाना साधा। उन्होंने दिल्ली के खर्चे को आय से अधिक बताया। 31 साल में पहली बार दिल्ली का जो बजट है वो डेफिसिट में है, यानी घाटे में है, और छोटे मोटे नहीं, 7,000 करोड़ रुपए का डेफिसिट है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह हुआ पहली बात कि दिल्ली में जो एक्सपेंडिचर है यानी खर्चा वो दिल्ली की इनकम या दिल्ली की आय से कहीं कहीं ज्यादा है। इसका एक और बहुत ही संगीन पहलू है कि ये डेफिसिट जानबूझ के हुआ है। और साथ ही बांसुरी स्वराज ने कहा कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता को भ्रमित किया है। उन्होंने सीएजी से जांच की मांग की और कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। दिल्ली सरकार ये झूठ फैलाना चाहती थी, जनता को भ्रमित करना चाहती थी कि दिल्ली के पास सरप्लस पैसा है। अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने जानबूझ के दिल्ली के अकाउंट्स फज करे हैं। इसलिए आज हम इस अकाउंट फजिंग की और दिल्ली के बजट की सीएजी से ऑडिट और जांच मांगते हैं और जांच के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसकी मांग रखते हैं। और बुलेटिन में आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। खबर पश्चिम बंगाल से, जहां आरजी कर रेप और मर्डर मामले को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की घेराबंदी लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने भी युवा डॉक्टरों की भूख हड़ताल से बिगड़ते स्वास्थ्य को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को अल्टीमेटम दिया है। फेडरेशन ने कड़े शब्दों में पश्चिम बंगाल सरकार को कहा है कि अगर किसी भी प्रदर्शनकारी को कुछ होता है तो हम अपना विरोध प्रदर्शन बढ़ाने और देशव्यापी बंद करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर महाराष्ट्र के वस्त्र मंत्री चंद्रकांत पाटिल और पश्चिमी क्षेत्र के उप महानिदेशक विश्वनाथ कमलयाल भी मौजूद रहे। 5 एपिसोड की ये श्रृंखला महाराष्ट्र की पारंपरिक बुनाई कला जैसे पैठणी, करवट काट, हेमरू और घोंघड़ी पर केंद्रित है। यह श्रृंखला पारंपरिक वस्त्रों के बुनकर समुदाय की उपलब्धियों और चुनौतियों को उजागर करेगी। साथ ही यह श्रृंखला उद्योग के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकारी नीतियों, प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से प्रदान किए गए सशक्तिकरण के अवसरों को भी उजागर करेगी। और इस श्रृंखला के 5 एपिसोड आकाशवाणी, दूरदर्शन, OTT और PBNS सहित प्रसार भारती के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किए जाएंगे। कलाकार बुनते हैं धागों से तो रची जाती है कहानियां, और कपड़ों से बनती है कविता। इतिहास के धागों से बुनी आकृति, संस्कृति, सपनों की अनसुनी कहानियां, कहानियां जिनमें छिपी है कला की समृद्ध विरासत, परंपराओं का सम्मान और पीढ़ियों के संघर्ष की गूंज। प्रसार भारती प्रस्तुत करता है करघा, हाथों से बुनी कहानियां। महाराष्ट्राला वस्त्रोद्योगाची समृद्ध आणि वैविध्यपूर्ण परंपरा आहे। पैठणी, हिमरू, करवतकाठी, सोलापूर विणकाम यासारख्या आमच्या पारंपरिक वाणाचे संरक्षण आणि प्रचार करण्यावर भर देत आहोत। कहने को तो ये परंपरा है जिसकी शुरुआत एक सूत से होती है, बुनते बुनते बनती है धरोहर। 5 भागों की अद्वितीय श्रृंखला करघा, जहां धागा न केवल कपड़ा बल्कि इतिहास बूंदता है। और इसके साथ ही दिल्ली में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और महाराष्ट्र सरकार के बीच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लेकर भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस मौके पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और महाराष्ट्र के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल उपस्थित रहे। समझौते का मुख्य उद्देश्य राज्य में रोबोटिक और ऑटोमेशन क्षेत्र को बढ़ावा देना है, साथ ही औद्योगिक विकास और युवाओं में टेक्निकल स्किल को विकसित करना भी है। NIELIT और महाराष्ट्र सरकार के बीच राज्य में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में कौशल विकास और व्यवहारिक ज्ञान को लेकर MOU साइन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव, महाराष्ट्र सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल शामिल हुए। चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि रेल और IT क्षेत्र में उम्मीद से ज्यादा विकास हुआ है। नई शिक्षा नीति के बाद शिक्षा क्षेत्र में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब ये राशि से हम गवर्नमेंट के जो इंजीनियरिंग कॉलेज है इसमें भी बहुत अच्छा नेटवर्क खड़ा कर पाएंगे। इसलिए मैं बहुत माननीय अश्विनी जी को धन्यवाद देता हूँ 2 कारणों के लिए कि उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, और यह लगातार उनके बारे में हम जो अनुभव कर रहे हैं कि जो ना होने वाला है वो उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे, तो होने वाला है उसमें बात करेंगे, व्यवहार में लाएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा और पुराना इंडस्ट्रियल बेस है। इस MOU से युवाओं को आज की जरूरत के हिसाब से टेक्निकल और प्रैक्टिकल एजुकेशन मिल सकेगा। इसे अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा। उन्होंने खुशी जताई कि इस तरह के प्रयास की शुरुआत महाराष्ट्र से हो रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क है, जिसमें प्रैक्टिकल एजुकेशन, जिसमें
दिनों दिन जीवन में काम में आने वाली एजुकेशन मिलने की एक व्यवस्था बनी है और टेक्निकल आज की ज़रूरतों के हिसाब से नौजवानों को जो टेक्निकल एजुकेशन देनी है, इन दोनों का एक अच्छा समागम हुआ और बहुत खुशी की बात है कि इस तरह के बड़े प्रयास की शुरुआत महाराष्ट्र से हो रही है। नीलेट और महाराष्ट्र सरकार के बीच एमओयू से एक और जहां तकनीकी छात्रों को वर्तमान समय के अनुसार तकनीकी शिक्षा और कौशल मिल सकेगा, वहीं तकनीकी शिक्षा में व्यवहारिक ज्ञान से इंडस्ट्री की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार छात्रों के सर्वांगीण विकास में मदद मिलेगी। डीडी न्यूज के लिए दिल्ली से अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट। और आगे देखेंगे बुलेटिन में कुछ और खबरें। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की खबरों में जयप्रकाश नारायण की जयंती पर एक बार फिर से लखनऊ में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अखिलेश यादव जेपी सेंटर में श्रद्धांजलि के लिए अड़े हुए थे। सरकार उनके कैंपस में जाने पर सरकार ने रोक लगाते हुए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया था। इसके बाद अखिलेश यादव घर से बाहर निकले। उनसे पहले कार्यकर्ता जेपी की प्रतिमा लेकर यहां पहुंचे और अखिलेश ने घर से थोड़ी दूर जाकर बीच सड़क पर ही जेपी की प्रतिमा का माल्यार्पण कर दिया। अखिलेश यादव के माल्यार्पण करने जाने को लेकर सत्ता पक्ष का आरोप है कि अखिलेश यादव इस पर राजनीति कर रहे हैं। वहीं भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी तो जेपी के आदर्शों को भूल चुकी है। अगर सपा सरकार जेपी के आदर्शों का पालन कर रही होती तो कभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करती। अखिलेश यादव जी राजनीति कर रहे हैं। जो नोटिस जारी किया है वो स्पष्ट करता है कि अभी कंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट है। अगर अखिलेश यादव जी को इतना ही सच्ची नीयत से इंटरेस्ट होता तो वो अपने ऑफिस के अंदर भी जयप्रकाश नारायण जी को नमन कर सकते थे। दिक्कत यह है कि आज समाजवादी पार्टी जयप्रकाश नारायण जी के आइडियल्स को भूल चुकी है। जयप्रकाश नारायण जी के आइडियल्स को देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तरफ से आगे ले जाना चाहती है। आज उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता अखिलेश यादव जी से सवाल पूछ रही है कि अगर इतना ही आप जयप्रकाश नारायण जी के आइडियल्स में विश्वास रखते तो इमरजेंसी पार्टी कांग्रेस के साथ इतना बड़ा गठबंधन क्यों किया। और अब एक चिंताजनक खबर पड़ोसी देश बांग्लादेश से, जहां देश भर में हमारे यहाँ नवरात्रि पूरे धूमधाम से मनाई जा रही है, तो वहीं पड़ोसी देश बांग्लादेश के सतखीरा में जेशोरेश्वरी मंदिर में देवी मां काली का चांदी का मुकुट चोरी हो गया। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। इस मुकुट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2021 में अपनी यात्रा के दौरान मंदिर को भेंट किया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह मंदिर भारत और पड़ोसी देशों में फैले 51 शक्तिपीठों में से एक है। और मुकुट चोरी होने की खबरों के बीच बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग ने बांग्लादेश सरकार से इस मामले में जांच की अपील की है। उच्चायोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, हमने 2021 में बांग्लादेश की अपनी यात्रा के दौरान जेशोरेश्वरी काली मंदिर को पीएम मोदी द्वारा उपहार में दिए गए मुकुट की चोरी की खबरें देखी। घटना बेहद चिंताजनक है। हम बांग्लादेश सरकार से चोरी की जांच करने, मुकुट को बरामद करने और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं। और अब बात आदि शक्ति की आराधना की। आज नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। सुबह से ही दिल्ली, मुंबई, हरिद्वार, प्रयागराज, अहमदाबाद, इम्फाल के साथ ही पूरे देश के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है।
माता के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज रहे हैं। पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच मां दुर्गा के 9वें स्वरूप की आराधना की जा रही है। तो इधर दिल्ली स्थित रामकृष्ण मिशन ने महाअष्टमी की तिथि पर विशेष कन्या पूजन का आयोजन किया। डीडी न्यूज की इस खास रिपोर्ट में देखिए। देश भर में नवरात्रि के शुभ अवसर पर महागौरी की पूजा अर्चना के उपलक्ष्य में कन्या पूजन किया जा रहा है। महागौरी की पूजा अर्चना में कन्या पूजन का भी प्रावधान है। इसी श्रृंखला में रामकृष्ण मिशन ने विशेष कन्या पूजन का आयोजन किया। रामकृष्ण मिशन ने 6 वर्ष की कन्या को मां का स्वरूप मानकर पूरी विधि विधान से उनका पूजन किया। आरती कर मां को भोग अर्पण किया। अष्टमी के दिन हम रामकृष्ण मिशन में 5 साल से 7 साल के कुमारियों को हम मां दुर्गा के रूप में पूजा करते आ रहे हैं। रामकृष्ण मिशन द्वारा इस विशेष पूजन में माता की आरती की भी अपनी अलग पद्धति है। साथ ही अलग प्रकार से पूजन करके ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि इस संसार की सभी कन्याएं मां के स्वरूप में होती हैं, इसलिए इनका सदैव सम्मान करना चाहिए। डीडी न्यूज के लिए डॉक्टर सुयश शर्मा की रिपोर्ट। और उधर पूर्वोत्तर राज्य असम में भी दुर्गा पूजा उत्सव बहुत ही उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। शुक्रवार को महाअष्टमी और महानवमी दोनों ही उत्सव है, जिनमें असम के पूजा पंडालों में बड़ी संख्या में भक्त एकत्रित होते हैं। इसकी शुरुआत पारंपरिक पूजा से हुई। महानवमी के अनुष्ठान दिन के बाद होंगे। इस उत्सव में भक्त दीप जलाकर और पूजा अर्चना कर देवी दुर्गा का आशीर्वाद लेते नजर आए। इसी बीच पुजारियों के मंत्रोच्चार और भक्ति भजन से वातावरण गूंज उठा। लोग हर्षोल्लास के साथ धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते हुए नजर आए। तो दुर्गा पूजा पर आप सभी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।